गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आधारभूत ढांचे का विचार आरंभ किया था, अब वो थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो आधारभूत ढांचे का विचार आपको बता दें। और मूलतः आधारभूत ढांचे का विचार कहाँ आएगा? उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को देखते समय। हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को देखते समय आधारभूत ढांचे का विचार पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का विचार। अब इसमें अगर देखा जाए कि कल हमने बता दिया था, आधारभूत ढांचे का विचार न्यायालय ने प्रतिपादित किया केशवन भारतीवाद में, और न्यायालय से पूछा गया, यानी आधारभूत ढांचे का विचार न्यायालय ने प्रतिपादित तो कर दिया, लेकिन जब न्यायालय से पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या है, आधारभूत ढांचे का अभिप्राय आप क्या बताओगे, तब न्यायालय ने क्या कहा? ये संविधान का दर्शन है, संविधान की आत्मा है। तो न्यायालय ने इसे परिभाषित नहीं किया। न्यायालय ने इसे डिफाइन नहीं किया कि आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है। और न्यायपालिका ने यह भी नहीं कहा कि इस अनुच्छेद में है, अगले अनुच्छेद में है। इसका मतलब है जो आधारभूत ढांचे का विचार है, न्यायपालिका ने पहला परिभाषित नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। और बात इतनी नहीं है, एक तो न्यायपालिका ने इसे परिभाषित नहीं किया, और दूसरा आज तक इसकी सूची पूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका कल के लिए भी किसी नए आधारभूत ढांचे को शामिल कर सकती है। न्यायपालिका कह देगी कोई अगला आधारभूत ढांचा आ गया, यानी ये कोई अंतिम नहीं है। क्योंकि न्यायालय के निर्णय आप जानते हैं, जब हमारे यहाँ न्यायपालिका कोई निर्णय देती है तो मान लो कि 13 न्यायाधीश हैं, तो 13 न्यायाधीश अपना निर्णय अलग अलग देते हैं। दिलचस्प बात है, यानी हमारे यहाँ न्यायाधीशों के निर्णय सामूहिक रूप में नहीं आते, अलग अलग आते हैं। तो अगर 13 न्यायाधीश हैं, तो अगर 13 न्यायाधीश अपना निर्णय देंगे, 13 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत होगा। अब 13 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत होगा, इसका मतलब है कल के लिए उच्चतम न्यायालय तो हर दिन कोई न कोई निर्णय देता रहता है। तो सूची पूर्ण नहीं का मतलब है कि भविष्य में किसी भी विषय को आधारभूत ढांचे में जोड़ा जा सकता है। किसी भी विषय को आधारभूत ढांचे में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये तो न्यायपालिका की इच्छा है। और न्यायपालिका से पूछा गया कि भाई ये बताओ आधारभूत ढांचा कहीं संविधान में है, तो न्यायपालिका ने कहा संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है। और कल भी मैंने बताया था कि आधारभूत ढांचे से केवल ये बात स्पष्ट हुई कि वो ढांचा है, दर्शन है। ये बात तो स्पष्ट हो ही नहीं पाई कि भाई आधारभूत ढांचे में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा भाग है। ऐसा न्यायपालिका ने बिल्कुल उल्लिखित नहीं किया। अब सवाल है, ये तो न्यायपालिका ने बता दिया कि आधारभूत ढांचा क्या है, क्या नहीं है, ये तो न्यायपालिका ने बता दिया, लेकिन आखिर में इसमें इतना विवाद क्यों है? कार्यपालिका की तरफ से, संसद की तरफ से इस पर इतना विवाद क्यों आता है? और बड़ी लॉजिकल सी बात है दोस्तों, जब आप इस पर कार्यपालिका या सरकार का पक्ष सुनेंगे, संसद का पक्ष सुनेंगे, तो इनका क्या तर्क है? और कल हमने आपको बताया ही था, न्यायपालिका से कहेंगे तो न्यायपालिका से पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो न्यायपालिका के हम तो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। उनसे पूछा था संविधान की व्याख्या कर रहे हो, तो भाई ये बताओ संविधान पहले 1950 में कुछ और कहते थे, आज कुछ और कह रहे हो। तो न्यायपालिका का जवाब होगा कि भैया देखो, संविधान तो जीवन दस्तावेज है, जैसे हमारी जीवन की फिलॉसफी बदलती है वैसे संविधान बदलेगा, संविधान की व्याख्याएं बदलेगी। कोई भी चीज़ स्टैटिक थोड़े होती है, वो तो बदलती रहेगी। अब अगर कार्यपालिका से पूछा जाए, संसद से पूछा जाए, तो क्या कहेगी कि भैया संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, और ये संशोधन की शक्ति है अनुच्छेद 367 में। आपको हम याद दिला दें दोस्तों,
हमारे संविधान निर्माता ये बात मानते थे कि समय के अनुसार संविधान में बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। यानी तो जीवन रुकता है, न संविधान रुकेगा। और बल्कि ये भी कहा गया कि संविधान इतना कठोर न हो कि सामाजिक बदलाव के परिणाम स्वरूप अपने आप को बदल न पाए। अगर संविधान इतना कठोर हो जाएगा, सामाजिक बदलाव के परिणाम स्वरूप अपने आप को बदल न पाए, तो संविधान तो टूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 में संसद को शक्ति दी गई है। और दोस्तों, अब यहाँ पे कभी अनुच्छेद 368 आप देखिए तो लिखा गया है, संसद अपनी संविधायी शक्ति के प्रयोग के द्वारा, बड़ी ध्यान देने की बात है, संविधान में किसी भाग में कुछ जोड़ सकती है, घटा सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ये बड़ा रुचिकर तथ्य है। संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान में किसी भाग को जोड़ सकती है, हटा सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ये संसद की संविधायी शक्ति है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि संसद इस संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी भाग को बदल सकती है, ऐसा लिखा गया है। ऐसा बाकायदा लिखा गया है अनुच्छेद 368 में। और हकीकत की बात तो यह है कि 368 में लिखा गया है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा, अब अनुच्छेद 368 को आप पढ़िए तो बात लिखा गया है, संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भाग में कुछ जोड़ सकती है, किसी भाग कुछ हटा सकती है। ये बाकायदा संविधान अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संसद किसी भाग को जोड़ सकती है, किसी भाग में कुछ हटा सकती है। इसे पूरा संसद का काम हो गया। अब सवाल है यहाँ पर, तो अगर ये संसद काम हो गया तो यहाँ पर तो स्वाभाविक रूप में न्यायपालिका कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, संसद जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, संसद तो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर संसद जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है तो किसी भाग में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, बशर्ते इसके लिए उसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता चाहिए। और कुछ मामलों में आधे राज्य विधानसभा के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। यानी अगर भारत में 28 राज्य विधानसभाएं हैं तो आधे राज्य विधानसभा का समर्थन चाहिए। और फिर संसद बाकायदा किसी भाग में संशोधन कर देगी, ऐसा उल्लिखित है। अब अगर अनुच्छेद 368 में बात है कि संसद संविधान में बदलाव कर देगी, तो भी ये संविधान में बदलाव का अधिकार संसद को है। और यकीन मानिए, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 इंदिरा गांधी ने जोड़ा। अनुच्छेद 368 में खंड 1 और 3 24वें संविधान संशोधन से जुड़ा। हकीकत की बात है कि अनुच्छेद 368 का भी आप देखिएगा तो अनुच्छेद 368 में पहले केवल दूसरा आर्टिकल था, दूसरा क्लॉज था। मतलब मूल संविधान में अनुच्छेद 368 में एक ही क्लॉज था जो आज दूसरा है। अदरवाइज संविधान में अनुच्छेद 368 पहला और तीसरा जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद चौथा 5वां पार्ट जोड़ा गया। अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इसमें तो ये कहा गया है कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन हो ही नहीं सकता। यानी एक बात ध्यान देने की बात है दोस्तों, यानी संसद कहना है कि भाई सामान्य विधि अगर सरकार बनाए, सामान्य विधि का निर्माण संसद करे, तब तो आप न्यायिक पुनरावलोकन करिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संसद के संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, तब तो ठीक नहीं है। भाई संसद जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, जनता बताएगी संविधान में क्या बदलाव होना है, उस हिसाब से हम संविधान बदलाव कर देंगे। इसीलिए कहा भी जाता है लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था का महत्व ज़्यादा है। तो संसद तो यही कह रही है कि भैया आप बताओ आपने बेसिक फीचर कैसे बना लिया, क्योंकि आधारभूत ढांचे के आधार पर हुआ क्या, अनुच्छेद 368 खंड 4 और 5 को रद्द कर दिया गया। आपको दोस्तों याद दिला दें कितने संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने रद्द करना शुरू किया, और ये पहला मामला था केशवन भारती वाद। देखो दोस्तों, फिर आपको हम याद दिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
अरे संसद सामान्य विधि बनाती है। सामान्य विधि का मतलब है कि आईटी एक्ट, सामान्य विधि का मतलब एनवायरमेंटल एक्ट। अरे संसद सामान्य विधि बनाती है, उसको तो न्यायपालिका रद्द कर दे तो उतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन को रद्द कर देगी, इसका मतलब है कि अगर सोच के देखिए, फिर संविधान में बदलाव का तरीका संविधान निर्माताओं ने खुद विधायिका को दिया है, संसद को दिया है। तो सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आधारभूत ढांचे के माध्यम से न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है। मुद्दा तो ऐसा दिख रहा है। आधारभूत ढांचा तो बहाना है, आधारभूत ढांचे के माध्यम से न्यायपालिका अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। अभी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी संविधान में आप जाओगे तो लिखा हुआ पड़ा हुआ है, और कई बार देखने में हैरानी होती है जो कोलिजियम संविधान में लिखा नहीं है फिर भी उसी से काम हो रहा है। अनुच्छेद 368(4)(5) संविधान में लिखा है, उस बेकार हो गया, न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। 368(4)(5) में लिखा गया है कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब बताओ दोस्तों, और संसद संविधान किसी भाग में संशोधन कर देगी, ये आर्टिकल 368 के खंड 4 और 5 में लिखा गया है, इन ऑपरेट में नहीं है। यानी संसद की मूल आपत्ति कहाँ है? संसद की मूल आपत्ति है दोस्तों कि न्यायपालिका, संसद की मूल आपत्ति है कि आधारभूत ढांचे के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दिखता भी है। कैसे दिखता है? अब देखिए दोस्तों, जब से आधारभूत ढांचा आया है, बात ध्यान से फिर देखने की है, पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी संविधान संशोधन को रद्द किया है और वो था 25वां। ये बात बहुत ध्यान देने की है। 25वें संविधान संशोधन के पहले न्यायपालिका ने कभी किसी संविधान संशोधन को असंवैधानिक नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है। मैं संविधान संशोधन को असंवैधानिक न्यायपालिका कैसे कहेगी? क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति ये तो स्वाभाविक तौर पर सरकार को मिली हुई शक्ति है, संसद को शक्ति है। लेकिन 25वें संविधान संशोधन के एक भाग को न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, जिसमें ये लिखा गया था, क्योंकि आपको याद होगा 25वां, अगर वो दोस्तों फिर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे जाइए। इसे हम बार बार कहते हैं कि पॉलिटी में चीज़ें जब मेंस पढ़ते हैं तो एक दूसरे से रिलेशन आता है, पीटी पढ़ेंगे तो रिलेशन नहीं आएगा। हमने आपको 25वां संविधान संशोधन बताया था, आपको याद होगा। 25वें से आर्टिकल 31C जुड़ा था। आप फंडामेंटल राइट निदेशक तो फिर जाइएगा। लेकिन और 25वें से आर्टिकल 31C जुड़ा। 31C में कहा गया था 39 BCO को लागू करने के लिए 14, 19 से 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये बात तो हमने बता दिया था। आधी बात मैंने नहीं बताई थी वहाँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पे है। हम वो वाली बात 39 BC 14, 19 से 31 यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मामला आधारभूत ढांचे का है। और ये तो हैरान कर देने वाली बात है, केशवानंद भारतीवाद फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने पहली बार ये कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है, और इस आधार पे 25वें संविधान संशोधन के एक क्लॉज को रद्द किया गया था, पूरे संविधान संशोधन को नहीं, क्योंकि यही तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। एक क्लॉज को रद्द किया था जिसमें यह लिखा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन उसका नहीं होगा। यानी 25वें संविधान संशोधन को आंशिक रूप में रद्द किया, 39वें संविधान संशोधन को रद्द किया, ये 42वां एक पार्ट, यानी 42वां का सभी नहीं, 42वां का एक पार्ट रद्द किया। और सबसे लेटेस्ट आपको याद होगा तो 99 कोलिजियम को NJC रद्द कर दिया। दोस्तों ये सारा कमाल ही आधारभूत ढांचे का है। कितनी बड़ी बात है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा पहली बार किसी संविधान संशोधन को रद्द किया गया, तो बताओ कितनी बड़ी बात है ये। अब ये संसद संविधान संशोधन में नहीं करेगी, संसद क्या करेगी? कमाल की बात होगी दोस्तों। बस संसद को संविधान निर्माताओं ने शक्ति दी, अनुच्छेद 368 दिया, समय के साथ संविधान बदल दे। अब कमाल की बात है, ये कह रहे संविधान संशोधन नहीं करने देंगे, तो 25वें का पार्ट रद्द किया, 39वें को रद्द कर दिया, 42वें का ये पार्ट जो 368 में आया था ये रद्द कर दिया। फिर आप देखोगे 99 रद्द कर दिया।
इसका मतलब है न्यायपालिका का कहना है कि न केवल इससे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो रही है, सॉरी, संसद कहना है कि न इससे केवल न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो रही है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम है। अगर इससे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करें, इसी बात को कहने का हमारे पास दूसरा तरीका है। इससे न्यायिक सर्वोच्चता ही नहीं, इससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए न्यायपालिका सक्रिय है। बात ध्यान रखने की है। एक ही आलोचना को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप इसी बात को आगे बढ़ा दें। तो कार्यपालिका या संसद इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? कार्यपालिका संसद आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि पहला, इससे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो जा रही है, जो मैंने आपको बताया। इससे फिर दूसरा भी याद आ जाता है कि फिर ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। और दोस्तों आप पूछेंगे कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध क्यों है? तो ये सीधी सी बात है, संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है और ये न्यायपालिका कैसे छीन सकती है? इसका मतलब है न केवल शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, अपितु ये न्यायपालिका की सक्रियता है। ये तो न्यायपालिका की सक्रियता है। इसका सक्रियता का मतलब है न्यायालय दूसरे सरकार के दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। न्यायालय सरकार के दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप कर रही है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बताओ भाई। अब न्यायालय अपना काम संविधान की व्याख्या करते करते संसद काम रोकने लगी। पहले संविधान की व्याख्या बदला, अब कह रही संसद ये काम न करे। तो भाई संसद के पास क्या है? लोकतंत्र में तो अब कहीं भी सवाल है कि दुनिया में कहीं भी दोस्तों ऐसा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं? ऐसा भारत में कैसे? क्योंकि दोस्तों देखिए, संविधान की बात मानिए ना, न्यायपालिका की ना कार्यपालिका की। और ये कार्यपालिका की आलोचना बड़ी वाजिब है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता क्यों? क्योंकि संसद से संसद के संशोधन के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित कर दी गई है। भाई इसके अलावा तो कोई संविधान को बदलने की शक्ति तो संसद के पास है। और दोस्तों ये बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जब ये मुद्दा हुआ कि हमारे संविधान में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था चिंता की बात नहीं है, हमारे संविधान से जो नाराज है उनको बहुत गुस्सा आने की बात नहीं है, वो केवल 2/3 बहुमत ले, वो 2/3 बहुमत से संविधान के किसी भी भाग को बदल सकते हैं। तो जिसको भी संविधान से आपत्ति है 2/3 बहुमत लिए संविधान बदल दीजिए, इसमें समस्या क्या है? लेकिन आज ये संभव नहीं है। अगर संसद के पास 2/3 बहुमत भी आ जाए तो भी वो आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। बात ध्यान में रखने की है। यानी 2/3 बहुमत भी आधारभूत ढांचे को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यही विवाद उत्पन्न होता है कि भाई ये संसद कह रही कि आपने तो संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया, आपने विधायी का काम हड़प लिया। कमाल की बात है यार। ऐसा नहीं लगता कि आपको? ऐसा लगता है कि जैसे कई फिल्मों में देखो, राजपाल यादव की फिल्म देखो, राजपाल यादव दूसरे घर में बड़ी झांकाताकी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका दूसरे घर में झांक रही है। यही तो कार्यपालिका का आरोप है कि भाई दूसरे घर में क्यों झांक रहे हो यार, अपने घर में झांको, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अब ये बड़ी आपत्ति की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे कार्यपालिका और संसद ने यह आपत्ति उठा दी और ये बड़ी जेन्युइन सी बात है। अच्छा दूसरा, लेकिन न्यायपालिका के भी तर्क सुन ले दोस्तों। और इसीलिए कार्यपालिका ने क्या किया? भाई कार्यपालिका के तर्क ये हैं, थोड़ा न्यायपालिका का भी तर्क हम देख ले कि आधारभूत ढांचे के बारे में न्यायालय क्या कहना है। तो न्यायालय क्या कहना है? तो पहली बात न्यायालय कह रहा है कि हमने संसद से संशोधन की शक्ति नहीं छीनी है। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है, अफवाहों से सावधान हो जाओ। अच्छा ये तो खास बात है। देखिए भाई, संसद के पास बोलने का अधिकार है, न्यायाधीशों के पास, हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार तो है नहीं। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? बताएं भाई, वो तो जो बोलना है वो न्यायपालिका के माध्यम से बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो नेता देखो, जब देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। अभी धनखड़ साहब न्यायपालिका के पीछे एकदम से हाथ धोके पड़े थे। किरण रिजिजू ने भी एकदम आपत्ति दर्ज कर दी कि भाई अकाउंटेबिलिटी हर साल, आप
लोकतंत्र में हम अकाउंटेबल, हम चुन के आते हैं, जनता हमें 5 साल बाद भगा देती है और आप कहते हो कि हम सब करेंगे, ये कैसे होगा? इसलिए दोस्तों जो बात आई, न्यायालय का तर्क सुना जाए तो न्यायालय कहता है कि अरे भाई, हमने संशोधन की शक्ति से छीन ली होती तो आपको ध्यान दिला दें, आधारभूत ढांचे का विचार आया था जब न्यायपालिका ने किन संविधान संशोधनों की सुनवाई की थी? 25, 26 और 25, 26, 27 और 29, अच्छा 24, 25, 26 और 29, ये संविधान संशोधन की सुनवाई, यानी 29वें संविधान संशोधन 24 दिन की सुनवाई की थी जब 73 की बात थी। और उसके बाद 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए। यार ये बात तो ठीक नहीं लग रही है कि न्यायपालिका ने संविधान संशोधन रोक दिया। अरे अगर संविधान संशोधन रोकते 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन कैसे हो जाते? और दोस्तों बड़ी ध्यान देने की बात है, न्यायपालिका क्या कह रही है? संसद को संशोधन की शक्ति है, लेकिन संसद के संविधान संशोधन की शक्ति मनमानी नहीं है। मनमानी कहो, स्वेच्छाचारी कहो, अतार्किक कहो, जैसे भी कह लो, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति मनमानी या स्वेच्छाचारी नहीं है। ये बात ध्यान रखने की है। संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, कर ही रही है, लेकिन अब मनमानी, अब आप कहोगे सर मनमानी, और मनमानी कैसे देखा जाए? अनुच्छेद 368 में तो मनमानी, अतार्किक ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं है। बात को सीधे शब्दों में कहें तो संसद को संविधान संशोधन के संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति प्राप्त है। और ध्यान रखने की है, संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति प्राप्त है। सीमित अंडरलाइन, यह सीमित नहीं है। संसद को संविधान संशोधन की लिमिटेड पावर प्राप्त है। अब सवाल ये फिर विवाद हो जाता है, ये लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है, कौन डिसाइड करेगा? फिर इस पर तकरार उत्पन्न हो जाता है कि लिमिटेड है क्या, और कौन बताएगा लिमिटेड है अनलिमिटेड है। इसलिए संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति प्राप्त है, यहाँ पे भी लफड़ा उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक है। तो अब ये इसी बात पर संसद को आपत्ति, भाई आप कौन होते हो? और अनुच्छेद 368 देखो, उसमें सीमित नहीं लिखा गया है। आप कह रहे हो सीमित होती है, आप कौन हो हमारे काम को सीमित करने वाले? हम आपके काम को सीमित करें तो हल्ला मचाने लगते हो। इस पर भी आपत्ति है। तो न्यायालय कहना है कि संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति सीमित है। इसका मतलब है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन संविधान के पूर्ण परिवर्तन की शक्ति नहीं है। अब फिर आप देखो दोस्तों, अब न्यायपालिका ने क्या शब्दों की बाजीगरी कर दी। संसद को संविधान अब सीमित शक्ति, असीमित शक्ति, यानी इसका मतलब है न्यायपालिका कह रही संसद संविधान संशोधन करे, मनमानी नहीं। और मनमानी और अंतर क्या होगा? जब आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो तो मनमानी होगी, और आधारभूत ढांचा कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ये तो बात ऐसी हो गई दोस्तों, जैसे हमारे घर में कोई हमसे कहे, मेरे प्यारे बच्चे तुम जाओ आज़ाद पंछी की तरह दुनिया में उड़ो, लेकिन हर बात पूछ लेना, कहीं जाने से पहले हमसे पूछ लेना। तो आपको यार ये कौन सी आज़ादी है? ऐसे ही न्यायपालिका करे। न्यायपालिका कह रही है मेरे प्यारे संसद, जो तुमको मर्जी हो तुम संशोधन मतलब बदलाव, चेंज, विशुद्ध भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तुमको मर्जी हो बदलाव चेंज कर लेना, लेकिन एक बार हमसे पूछ लेना। और दूसरा बात है कि न्यायपालिका ने कहा भाई देखो, संविधान में बदलाव करो, संविधान दूसरा लिखो मत। अच्छा, खास बात है,
अगर संविधान में दोबारा लिखना पड़ गया तो डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ ढूंढेंगे, नेहरू कहाँ बुलाएंगे, पटेल जी कहाँ से लाएंगे। और उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान लिख दिया, लेकिन जो हमारे आज के सांसद है वो कितने दिन में लिख पाएंगे, उस पर हमारा भरोसा थोड़ा कम है। इसलिए संसद को लेकिन संविधान में के पूर्ण परिवर्तन की शक्ति नहीं है। टोटल चेंज आप नहीं कर सकते। अब पूर्ण परिवर्तन है। अब देखिए न्यायपालिका ने क्या क्या कह दिया, संसद, इसी बात को संसद बड़ी आपत्ति है। तो सर तो ये इसका मतलब है संशोधन करें भैया, संभाल के, धीरे से। अब स्वेच्छाचारी शक्ति कब मानी जाएगी संसद की, पूर्ण परिवर्तन कब माना जाएगा? यानी बात को सीधे शब्दों में कहें कि संसद संविधान का संशोधन कर ले, संसद संविधान का संशोधन करे, लेकिन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन न करे। लेकिन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन न करे, और आधारभूत ढांचा कौन है वो संसद बताएगी। मामला उसको जलेबी की तरह हो गया इसी बात पे। और इसलिए अब हकीकत की बात तो यह है कि सरकार के ऊपर हमेशा तलवार लटकी होती है, संसद के ऊपर तलवार लटकी होती है कि अरे ऐसा आधारभूत ढांचा बना दिया तो फिर तो संसद के हाथ पांव बंध गए। अब संसद कोई भी संविधान संशोधन करती डरती रहती है कहीं न्यायपालिका रद्द न कर दे। और अब देखो जब से एनजेसी रद्द हुआ है तब से सरकार और न्यायपालिका के बीच से तनातनी बनी हुई है। लेकिन शायद न्यायपालिका कहना है, बच्चों न्यायपालिका कहना है, अगर दोस्तों संसद के पास बहुमत है, इसी से संविधान संशोधन होने लगे, तो याद रखो न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचा क्यों बनाया? क्योंकि मान लो किसी पार्टी के पास बहुमत हो गया, आज की डेट में बीजेपी के पास बहुमत हो गया, तो कल बीजेपी कह दे भैया मोदी जी कल के लिए आजीवन प्रधानमंत्री होंगे जैसे चीन ने कहा, क्या इसलिए हम मान लेंगे कि संविधान बदलाव हो गया है? बड़ी ध्यान देने की बात है। न्यायपालिका से पूछेंगे दोस्तों, न्यायपालिका कहेगी अरे भाई बहुमत है इसका किससे क्या मतलब है? अभी हमारे पूर्ण न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने कहा था सरकार बार बार कहती है हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। अरे दोस्तों ये देश विधि से चलता है, बहुमत से चलता है? तो उत्तर होगा विधि से। यानी पूरे गांव के मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा हो जाओ, कहते सबने गोली मार दो, बहुमत का निर्णय है, विधि का निर्णय नहीं है। इसे आप याद रखो दोस्तों, आधारभूत ढांचा बहुमतवाद को रोकता है, आधारभूत ढांचा संविधानवाद को बढ़ावा देता है, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। क्योंकि हमारे यहाँ सरकार सर्वोच्च नहीं है, इसे न्यायपालिका कह रहा है कि संसदीय सर्वोच्चता नहीं चलेगी, संसद कह रही है न्यायिक सर्वोच्चता नहीं चलेगी। ये तो ऐसी तू मैमी वाली बात हो गई जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में होता है भ्रष्टाचारी कौन है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही बीजेपी, है समझ नहीं आ रहा कौन है भ्रष्टाचारी है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आधारभूत ढांचे के माध्यम से न्यायपालिका से पूछा गया कि भाई आधारभूत ढांचा क्यों आपने अपनाया? तो न्यायपालिका ने कहा इस संसदीय सर्वोच्चता को रोकने के लिए, संसद अपने आप को सर्वोच्च न बनाए, संसद ने हमारी शक्तियों को सीमित न करे। न्यायपालिका कह रही है संसदीय सर्वोच्चता के लिए, संसद कह रही है न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो रही है। तो न्यायपालिका से पूछा गया बताओ तुम लोग न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित कर रहे हो, न्यायपालिका को सर्वोच्च बना रहे हो, आधारभूत ढांचा तो बहाना है, लगता है कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो, संसद को सर्वोच्च, न्यायपालिका को सर्वोच्च बना रहे हो। और न्यायपालिका से पूछा गया अच्छा तुम लोग सक्रिय हो? न्यायपालिका ने कहा अरे भाई कैसी बात करते हो, हम लोग सक्रिय कहाँ हैं? अरे हम अपना मूल काम कर रहे हैं, संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, ये संविधान की भावना से व्याख्या करेंगे। अब संसद कहती तुम लोग भावना, जो निर्वाचित नहीं हो फिर भी जनता की भावना समझ जाती हो, अरे चुनाव लड़के देखो तब जनता की भावना समझ पाओगे। चुनाव लड़के देखो, इस दोपहर में कर्नाटका में जाओ, धूप में चलने में बड़े बड़े लोग बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ हमारे जस्टिस महोदय बिल्कुल एसी कमरे में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा ये बात याद रखिए दोस्तों, चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, और हर 5 साल बाद जनता के बीच जाना यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हकीकत की बात है, अगर हम बहुमत के आधार पर शासन चलाना शुरू कर दें फिर तो हमारा संविधान भी चीन जैसा हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा, पाकिस्तान जैसा, जहाँ 5 बार संविधान बदल दिए गए। इसे खास तौर पे देखेंगे अमेरिका में 300 साल से कोई संविधान नहीं बदला गया, और ये बात हमारे यहाँ भी उठती है। आधारभूत ढांचे के माध्यम से बात उठी कि क्या संविधान में अगर संसद को संशोधन की शक्ति है तो संविधान का कोई मूल तत्व है या सब कुछ बदल देंगे?
तो न्यायपालिका ने कहा ना 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 ना, संविधान की एक मूलात्मा जैसे शरीर का दिल है। अब भाई हम ऑपरेशन कराने गए, पता चला कि ठीक होने और डॉक्टर दिल ही निकाल ले, कहे ऑपरेशन हो गया जाओ, तो चले ही जाएंगे फिर तो। अरे भाई कुछ नस उस निकाली जा सकती है, ब्लड निकाला जा सकता है, कोई दिल निकाल लेगा कैसे बनेगा। और उच्चतम न्यायालय ने कहा भैया कि संविधान निर्माताओं ने हमें ही तो गार्डियन बनाया है, हमें संरक्षक संविधान का बनाया है, इसलिए विवाद है दोस्तों। और हमें दोनों पक्ष लिखना है। हकीकत की बात है, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लास्ट में आप देखो निष्कर्ष आपको बता दें। निष्कर्ष क्या लिखोगे आप कि भाई एक दूसरे के पूरक हैं दोनों बातें, यानी सहयोग होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायपालिका बनाम संसद का नहीं होना चाहिए। हमारे वहाँ मानना है सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा है। अगला, लेकिन आप जानते हो फिर मामला आया कि आधारभूत ढांचे से कुछ ऐसा सीमा है, मतलब आधारभूत ढांचे के दायरे से बाहर क्या है, मतलब आधारभूत ढांचे को हम कैसे परिभाषित करें। क्योंकि हुआ क्या, जब से 1973 से आधारभूत ढांचे का विचार आया तो नवी अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा। जब से आधारभूत ढांचे का विचार आया तब से नवी अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा। अब संसद ने क्या सोचा कि भैया अच्छा नवीन सूची बनी थी भूमि सुधार के लिए, अगर आपको याद होगा फंडामेंटल राइट मैंने बताया था, नवीन सूची का 9 शेड्यूल का निर्माण हुआ था भूमि सुधार के लिए। अब सवाल है, भूमि सुधार के लिए निर्माण हुआ था, लेकिन 1973 के बाद जैसे ही न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचा का विचार दिया तो संसद ने सोचा यार चलो कुछ ऐसा विधान बनाते हैं जिससे हम न्यायपालिका की इस शक्ति को थोड़ा रोक देते हैं, जिससे न्यायपालिका हमारे काम को देख न पाए, न्यायपालिका हमारे काम को रद्द न कर पाए। अब उन्होंने, क्योंकि नवीन सूची क्या मानी गई, ब्लैक होल माना गया। ब्लैक होल का मतलब है जहाँ पे कोई आएगा नहीं, जहाँ नो फ्लाइंग जोन है, या न्यायपालिका काम को देखेगी नहीं, नवीन सूची होगा। अब नवीन सूची का दुरुपयोग होने लगा, इसलिए इसमें ऐसे विषय रखे गए जो कृषि से, जो ऐसे विषय रखे गए जो भूमि सुधार से संबंधित नहीं थे। ऐसे विषय रखे गए जो भूमि सुधार से संबंधित नहीं थे, जो भूमि सुधार से नहीं जुड़ते थे। और यही तो नवीन सूची का मिसयूज है दोस्तों। इसी को कहते हैं आभासी विधायन। एक सिद्धांत है कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी जो काम हमें प्रत्यक्ष रूप में करने को न मिले अप्रत्यक्ष रूप में कर लिया। जैसे कहीं दरवाजे से प्रवेश न मिले, खिड़की से प्रवेश कर लिया। कहा जाता है कि इसी नवीन सूची में ऐसे विषय रखे गए जो भूमि सुधार से संबंधित नहीं थे। जैसे आप देखोगे दोस्तों, आरक्षण रख लिया गया, तमिलनाडु का आरक्षण नवीन सूची में रख लिया गया। तो अब सवाल है कि आरक्षण का भूमि सुधार से क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। फिर तो निवारक नजरबंदी का प्रावधान रख लिया गया, निवारक नजरबंदी के प्रावधान भी नवीन सूची में रख लिए गए। और फिर क्या था, कुछ ऐसे व्यापार के प्रावधान थे जैसे MRTP, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, व्यापार एकाधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम। अब नवीन सूची का बड़ा मिसयूज होने लगा, तो और लोगों ने कहा चलो भाई अब उच्चतम न्यायालय बाकी कुछ नहीं छोड़ रहा है, कम से कम नवीन सूची ऐसा विषय है जहां से उच्चतम न्यायालय से बचा जा सकता है। लेकिन आज की डेट में वो भी संभव नहीं है। आपको याद होगा कि नवीन सूची का आधा भाग हमने फंडामेंटल राइट बताया था, आधा भाग हमने जान के यहाँ छोड़ रखा था क्योंकि यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसे बच्चों मैंने पहले भी कहा था, आपको कोई डाउट हो तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो पूछ लेना, क्योंकि नवीन सूची का निर्माण भूमि सुधार के लिए किया गया था। फंडामेंटल राइट मैंने बता दिया। तो भूमि सुधार के लिए जो विषय लिख रखा गया, यानी कोई विषय लाया, कमाल की बात है दोस्तों। अब हमने क्रायोजेनिक इंजन लिया सैटेलाइट छोड़ने के लिए और बना लिया मिसाइल। तो ये तो यही है आभासी विधान, यानी जिस उद्देश्य को हमने दिखाया वो किया नहीं, यानी कहीं पे मारना कहीं पे दिखाना। नवीन सूची का निर्माण न तो आरक्षण के लिए किया गया था, न निवारक नजरबंदी कानून के लिए, न व्यापार को रोकने के लिए। भाई ये तो भूमि सुधार संबंधी कानून था। लेकिन सारे विषय इसलिए रखे गए
क्योंकि न्यायपालिका की नज़र न पड़े, न्यायपालिका हमारे ऊपर ध्यान न दे। इसलिए दोस्तों अब न्यायपालिका की नज़र यहाँ भी पड़ी और 2006 में IR कोलिहोवाद में इधर न्यायपालिका की नज़र पड़ गई और न्यायपालिका ने IR कोलिहो केस में ये कह दिया, IR कोलिहो केस में कह दिया कि IR कोलिहो केस में बात कह दी कि कोई भी विषय जो नवीन सूची में रखा गया है वह भी न्यायपालिका के पुनरावलोकन के दायरे में आएगा यदि वह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। इसे दोस्तों हम नवीन सूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ गई। यानी कुल मिला के आज कुछ भी न्यायपालिका के दायरे से बचा नहीं, नवीन सूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ गई। और ये कहा इसलिए गया, IR कोलिहो केस ने कहा कि नवीन सूची में वो विषय, यानी नवीन सूची का पूरा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, नवीन सूची में उन विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो 1973 के बाद रखे गए, पॉइंट नंबर 1, और जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते, पॉइंट नंबर 2। बाकी हम चीज़ को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यही तो है कि आधारभूत ढांचा है क्या, यही तो नहीं तय हो पा रहा कि आधारभूत ढांचा है क्या। वो तो भाई न्यायालय बताएगा, अंतिम तो बताएगा न्यायालय के आधारभूत ढांचा क्या है। इसीलिए ये IR कोलिहो केस में ये बात कह दी गई 2006 में, और तभी से अब है नवीन सूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ रही है। तो आप कहोगे सर कोई ये उपाय है आधारभूत ढांचा खत्म करने का उपाय बताओ सर। तो दोस्तों आधारभूत ढांचा खत्म करने का उपाय एक ही है कि उच्चतम न्यायालय में 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच आ जाए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पर निर्णय को बदल सकता है, मैं पहले भी देखा है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए उसे बड़ी बेंच चाहिए, और केशवानंद भारती वाद क्या बेंच 13 न्यायाधीशों की बेंच है, 13 न्यायाधीशों की बेंच है। अब उससे बड़ी बेंच बनाना बड़ी कठिन की बात है। हाँ, उससे बड़ी बेंच हो तो आधारभूत ढांचे का विचार बदला जा सकता है, लेकिन जो लग रहा है मुश्किल, जो बहुत ही मुश्किल है, यह है उच्चतम न्यायालय के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, संविधान को व्याख्या करने की शक्ति, संविधान के संरक्षक होने का परिणाम, जहां आधारभूत ढांचा का विचार लेकर आ गया। अब अपीली शक्ति पर आ जाए, अब उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति पर आ जाए। बाकी शक्तियों ने बता दिया। अब जरा देखिए, यह आधारभूत ढांचे का विचार हो गया, तो आधारभूत ढांचे का विचार आया कैसे, उच्चतम न्यायालय के संविधान की व्याख्या के दौरान बता गई। अब जरा देखिए, अब हम देखें कि उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति क्या है। अब उच्चतम न्यायालय की जो कुछ शक्तियां बची हुई हैं, अपीली शक्ति, एपेलेटेड पावर। अब जरा देखें उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति है, एपेलेटेड पावर क्या है। तो अपीली शक्ति का मतलब है, पहला, दीवानी मामले में अपील। अपीली शक्ति का पहला मतलब है, अगर एपेलेटेड पावर है तो इसका मतलब है सिविल मामलों में अपील। और सिविल मामले में अपील का मतलब है भाई अपील अगर होगा तो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय जाएगा। तो जहां पर उच्च न्यायालय, जहां उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि किसी वाद में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है, महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है, यानी आप याद रखिए, बिना उच्च न्यायालय के सर्टिफिकेट के उच्चतम न्यायालय में हम नहीं जा सकते। जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तभी हम इंटरमीडिएट में जाएंगे।
हमारे पास 12th का सर्टिफिकेट होगा तभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इसलिए उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, महत्वपूर्ण प्रश्न कहिए, सारवान प्रश्न कहिए, तत्व कहिए, जो भी आप कह लीजिए। तो जहां विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है, ये उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, तब इसकी अपील होगी उच्चतम न्यायालय के पास। तब इसकी अपील कहाँ होगी? उच्चतम न्यायालय में। तो सिविल मामले में उच्च न्यायालय के प्रमाण के बाद ही अपील होगी उच्चतम न्यायालय में। इसका मतलब है बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के, सर्टिफिकेट के, हम उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। सिविल का मतलब है संपत्ति, विवाह, ये सिविल मामले हैं। संपत्ति विवाद ये सिविल मामला है। अब जरा हम देखेंगे आपराधिक मामले में, हत्या, मर्डर। अच्छा, अगर हम आपको ये बता दें कि विधि की व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब क्या है, विधि की व्याख्या के सारवान, इसेंस, यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन, सारवान, सार का मतलब तो एक होता है दोस्तों खाली डब्बा, वो सारवान नहीं होता। सारवान, सार का मतलब एक्सट्रैक्ट, जूस। अब आप कहेंगे कि उच्च न्यायालय अगर इसकी व्याख्या नहीं, क्या उच्च न्यायालय इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है क्या, कि प्रमाण दे रहा है? जैसे मान लो दोस्तों, कई बार ये है किसी मुद्दे पर कोई मामला 5 उच्च न्यायालय के सामने पड़ा हुआ है, पांचों न्यायालय उस पर अलग अलग निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि भारत में एक लॉ चाहिए। अब 25 उच्च न्यायालय है, पता चला 5 लॉ हमारे पास आ रही है, तब उच्च न्यायालय सर्टिफाई कर देगा कि भाई इसकी एक व्याख्या उच्चतम न्यायालय करे। इसे कहते हैं सारवान प्रश्न। जहां सारवान प्रश्न का मतलब है जहां अनेक न्यायालयों के बीच में किसी मुद्दे पर व्याख्या के मतभेद हो, जैसे वाले स्कार्फ का मामला है। अब यानी स्कार्फ पहनना चाहिए, जो जिसे स्कार्फ, जैसे कर्नाटक में बड़ा विवाद हुआ था महिलाओं के स्कार्फ पहनने पर, तो क्या स्कार्फ पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अनेक हाई कोर्ट के बारे में अनेक हाई कोर्ट इसमें डिफर कर रहे हैं। दूसरी बात है आपराधिक मामले। जरा क्रिमिनल मामले को हम देखें। क्रिमिनल मामले में क्या है, यहां पर 2 चीजें हैं। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे, प्रमाण पत्र दे कि यह प्रमाण पत्र दे दे कि यह वाद उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के योग्य है, यह वाद उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के योग्य है, तो ये सर्टिफिकेट दे दे, इट इज फिट फॉर अपील, तो स्वाभाविक रूप में क्रिमिनल मामले में भी कोई मामला उच्चतम न्यायालय जाएगा। बशर्ते उच्च न्यायालय ये सर्टिफिकेट दे दे तो कोई वाद उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है। लेकिन आप कहेंगे यानी सिविल मामले में भी सर्टिफिकेट चाहिए। अब क्योंकि दोस्तों आप याद रखो, हर मामले में उच्चतम न्यायालय चले जाए तो इसका मतलब हर मामले में हम एम्स चले जाए, एम्स तो बैठ जाएगा। लेकिन क्रिमिनल मामले में बिना प्रमाण पत्र के भी अपील हो सकती है। एक इसमें एग्जाम्पल है जहां प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्रिमिनल मामले में उच्चतम न्यायालय में, यानी सिविल मामले में प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन क्रिमिनल मामले में बिना प्रमाण पत्र के अपील हो सकती है। बिना प्रमाण पत्र की अपील कब हो सकती है? पहला, भाई विदाउट सर्टिफिकेट कहाँ अपील होगी? बिना प्रमाण पत्र की अपील कहाँ होगी? पहला मुद्दा, जब जनपद न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया हो, इन सभी अपराधों से फ्री कर दिया हो, और अपील में उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड, आजीवन कारावास,
या 10 वर्ष का भी कारावास दे दिया तो ये उच्चतम न्यायालय में अपील होगा बिना सर्टिफिकेट के। बात ध्यान देने की है। अगर जनपद न्यायालय ने किसी को, याद रखिए दोस्तों, जनपद न्यायालय क्या है? ट्रायल कोर्ट है। बड़ी ध्यान देने की बात है। जनपद न्यायालय ट्रायल कोर्ट है। ये ट्रायल का मतलब है, जौली एलबी में देखिए, पहले चार्जशीट दायर होती है, फिर पुलिस कहेगा अमुक व्यक्ति ने अपराध किया, फिर अमुक व्यक्ति ने अपराध किया, उस व्यक्ति का पक्षकार कहेगा, वकील कहेगा हमने अपराध नहीं किया। ये सारे सबूत, गवाह सब जनपद कोर्ट में आते हैं। तो जनपद कोर्ट किसी को अगर डेथ पेनल्टी दे दे तब तो हाई कोर्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जनपद कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनपद कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति निर्दोष है और हाई कोर्ट ने सजा बिल्कुल उलट दिया। ऐसा बहुत रेयरली होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। लेकिन अगर मान लो जनपद कोर्ट ने किसी को दंडित किया, हाई कोर्ट ने किसी को फ्री कर दिया, तो मामला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीवन का अधिकार नहीं फंसा उसमें। लेकिन जनपद कोर्ट कह रहा है कोई व्यक्ति दोष मुक्त है, कोई अपराध नहीं किया है, और हाई कोर्ट उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे दे रहा है या 10 साल से ज़्यादा सजा दे रहा है, कोई भी कंडीशन है, तब तो इसका मतलब न्याय में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है। तो उच्चतम न्यायालय में बिना अपील के, बिना उस सर्टिफिकेट के अपील होगी, पहली बात। फिर दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि जब जनपद न्यायालय से कोई मामला उच्च न्यायालय अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा ले, क्योंकि आपको याद होगा उत्प्रेषण में कोई मामला उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। जब जनपद न्यायालय से कोई मामला उच्च न्यायालय अपने पास मंगा ले और मंगाकर उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ज़्यादा की सजा दे दे, तो इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी बिना किसी सर्टिफिकेट के। खास बात है, तब इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी बिना किसी सर्टिफिकेट के। इसका मतलब दोनों कंडीशन एक ही, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि पहले में जनपद न्यायालय ने कार्यवाही पूरी कर ली, तब मामला उच्च न्यायालय के पास गया पहले, और दूसरे में जनपद न्यायालय ने कोई अभी निर्णय दिया ही नहीं, जनपद न्यायालय ने कोई कार्यवाही की ही नहीं। और ट्रायल कोर्ट तो जनपद न्यायालय है, जनपद न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और उच्च न्यायालय ने उसको अपने पास मंगा लिया, क्योंकि उत्प्रेषण के अंदर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति, अगर आपको याद होगा अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय अपने पास मामला मंगाया और परिणाम एक ही है, दोनों में एक ही है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ज़्यादा की सजा। तो उच्चतम न्यायालय में बिना सर्टिफिकेट के, बिना प्रमाण पत्र के अपील होगी, यानी बिना हाई स्कूल पास किए इंटर करे, कुछ ऐसी बात। कई बार मैं एडवर्टीजमेंट देखता था, मुझे समझ में नहीं आता था भाई ऐसे कैसे होता है कि बिना इंटरमीडिएट पास किए बीए करे। तो बाद में मुझे पता चला उच्चतम न्यायालय भी ऐसा करता है, क्योंकि जीवन का मामला है दोस्तों। तो ये दोनों मामलों में बिना प्रमाण पत्र के अपील होगी और दोनों मामले आपराधिक है। आपराधिक में एक में सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, सिविल मामले में किसी भी मामले में सर्टिफिकेट के बिना उच्चतम न्यायालय में कोई नहीं जा सकता। अब अगला, और फिर आपको याद दिलाते चले भाई यहाँ भी तो ही जनपद न्यायालय ट्रायल कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, उच्च न्यायालय मामला गंवाकर दंड दे दिया, तो उच्च न्यायालय तो ट्रायल करता नहीं। तो एक काम से हटा के किसी को दंड दे देना तो कहीं ना कहीं जीवन का अधिकार का लैप्स आ रहा है, तो फिर उसकी जांच की जाएगी। लेकिन अब फिर उच्चतम न्यायालय की शक्ति में क्या बचा? अब आपको याद होगा उच्चतम न्यायालय के पास एक और ब्रह्मास्त्र है। अगर मान लो कि और किसी तरीके से उच्चतम न्यायालय ना पाए तो वो फिर अनुच्छेद 136 का प्रयोग कर देता है। इसे कहते हैं विशेष इजाजत से अपील, स्पेशल लीव पिटीशन। इसे हम विशेष इजाजत से अपील का नाम देते हैं 136। इसे स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, विशेष इजाजत से अपील। और विशेष इजाजत से अपील का सीधा मतलब है कि इससे उच्चतम न्यायालय
भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति दे सकता है। अपील की अनुमति दे सकता है। आपको याद होगा तो मैंने नदी जल विवाद में ये विषय आपको बताया था। भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकरण से अपील की अनुमति दे सकता है। बस एक अगर आपको याद होगा तो कोर्ट मार्शल के नहीं, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से अपील की परमिशन नहीं दिया जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जनरल गोगोई के खिलाफ एक मामला कश्मीर में आया था, तो हमारे यहाँ कर्नल जनरल जो भी होते हैं अगर उनको कहीं दंडित किया गया कोर्ट के द्वारा तो उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मामला अनुच्छेद 136 में नहीं आएगा। और अनुच्छेद 136 सामान्य कोई नियम नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकारिता है। और किस मामले में दिया जाए ये भी उच्चतम न्यायालय तय करेगा, ये उसका विवेकाधीन शक्ति है। यदि कई बार आलोचना आती है कि आजकल तो बीसीएस जजेस से अपील का मामला सामान्य ही बन गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। उच्चतम न्यायालय कोई गाइडलाइन है ही नहीं, तो जो देखो वही एसएलपी ले रहा है। स्पेशल लीव पिटीशन, बीसीएस इजाजत अपील यानी स्पेशल लीव पिटीशन, तो भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा एसएलपी ले लिया गया, तो यहाँ थोड़ा विवाद का मामला बना, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ। तो लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय के पास दोस्तों कितनी बड़ी शक्ति है दोस्तों, कमाल के बाल है। और आप जानते हैं कि इसके अलावा भी आजकल उच्चतम न्यायालय फिर और शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एक तो शक्ति उच्चतम न्यायालय प्रयोग कर रहा है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 में केवल ये लिखा गया है उच्चतम न्यायालय न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय पूर्ण करने के लिए कोई निर्णय देगा या आदेश देगा। न्याय पूर्ण करने हेतु कोई आदेश देगा या निर्णय देगा। केवल इतनी बात 142 में लिखी गई है। अब दोस्तों ये तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है कि न्याय कहाँ पूर्ण है, कहाँ पूर्ण किया जाए। कई चीजें तो बड़ी ही अमूर्त है, कहाँ न्यायपूर्ण है, कहाँ न्यायपूर्ण है, ये बात ही करना बड़ा मुश्किल है। अब न्याय पूर्ण करने के लिए आदेश या निर्देश दिया जाएगा, अगर ये 142 की बात है तो स्वाभाविक रूप में, अगर ये 142 की बात है तो स्वाभाविक रूप में फिर मामला कहाँ पे आ रहा है, फिर मामला कहाँ पर आ रहा है, इसमें कौन कौन मामले में न्यायपूर्ण है। भाई यही उच्चतम ने कहा न्यायपूर्ण है। देखिए न्याय ही शब्द अपने आप में अन्याय अन्याय कई बार होता है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति ने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, पति ने कहा मेरे साथ अन्याय। न्याय शब्द तो नजरिए पर डिपेंड करता है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मतलब थोड़ी है कब न्याय है कब अन्याय है। अब बताओ कैसे हम तय करें क्या न्याय है क्या न्याय है। अब सुशांत सिंह राजपूत मर गए, वो न्याय था। उनके ऊपर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया, वो न्याय। तो दोस्तों क्या कहा जाए, जो दंडित होता है वो कहता है हमारे साथ अन्याय हुआ, जो मुक्त हो गया वो कहता है न्याय हुआ। तो बड़ा, और जिसके साथ में निर्णय नहीं है उसने कहा हमारे साथ अन्याय हो गया, जिसके पक्ष में निर्णय है वो कहा न्याय हो गया। तो नजरिए पे तो कुल मिला के है, डिपेंड करता है। इसलिए अब सवाल है कि आदेश को पूर्ण का उच्चतम न्यायालय ने आजकल खूब इसका प्रयोग करना शुरू किया। जैसे आप देखेंगे राजमार्ग के किनारे शराब की बिक्री, राजमार्ग के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर दिया न्यायालय ने। दूसरा आपने देखा होगा अभी वेश्यावृत्ति को आजीविका में रख दिया, वेश्यावृत्ति को आजीविका का भाग मान लिया। फिर उसके बाद देखो एक निर्णय और आया जिसमें राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से मुक्त करा दिया, राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से मुक्त करा दिया। कुल मिलाकर अब उच्चतम न्यायालय कहेगा कि भाई जहां प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ, बस ये बात ध्यान में रखने की है कि 142 कोई अपील उपील की शक्ति नहीं है। भाई 136 तो अपील है। अपील का मतलब है जहां सामान्य सिविल और न्यायिक मामले में अपील न हो पाए वहां उच्चतम न्यायालय कहेगा भाई हमारे पास आ जाओ,
और दूसरी बात, अब न्यायपूर्ण करने के लिए उच्चतम न्यायालय लगातार आदेश दे रहा है। कई बार उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरित कर देता है न्यायपूर्ण करने के लिए। तो उच्चतम न्यायालय ये भी खूब आजकल शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं भैया देखो ये सब अब शराब की हाईवे किनारे शराब दिया जाए न दिया जाए। दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय में लफड़े पड़ना नहीं चाहिए, ये सब तो राज्य के पास छोड़ देना चाहिए। तो इसी बात पर आपत्ति आती है जो हम न्यायिक सक्रियता वगैरह में देखेंगे कि क्या वाकई न्यायपालिका सक्रिय हो गई है क्या भाई। ये तो नहीं, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब बताओ, जेल से लोगों को मुक्त कर देना, वेश्यावृत्ति को आजीविका का दर्जा दे देना, अब ये सब मामले बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। अभी आप देखोगे सेम सेक्स मैरिज के मामले में न्यायाधीश ने कहा कि ना कोई पूर्ण पुरुष है ना कोई पूर्ण महिला है। तो भैया अब ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है। कोई हमारे सामने आ जाए तो हम कहें भाई पूर्ण पुरुष हो या पूर्ण महिला हो, या आधा महिला हो या आधा पुरुष हो, यार बड़ा उलझाने वाली बात हो गई फिर तो। लेकिन उच्चतम न्यायालय दोस्तों इस समय बिल्कुल आर कंडीशन में चल रहा है, इसमें धूम मचाए हुए है, ये निर्णय वो निर्णय। अब तो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है उच्चतम न्यायालय कार्यवाही का। अन्यथा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो खोपचे में काम करने वाले लोग थे। ये तो खास बात थी। देखिए, सरकार में होने का फायदा, कार्यपालिका में होने का फायदा क्या होता है, मीडिया में होते हैं, टीवी में आते हैं। और आप जानते हैं हर आदमी को टीवी में आने का शौक होता है, मीडिया में आने का शौक होता है। और अब आप देखो उच्चतम न्यायालय भी न्याय आ ही रहा है। तो अब आप देखो अंतिम न्यायालय के रूप में कैसे उच्चतम न्यायालय, जो फाइनल कोर्ट के रूप में जो उच्चतम न्यायालय की भूमिका है वो दो जगह आ जाती है। एक तो अपने निर्णय का पुनरावलोकन करना, और दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन। अब क्यूरेटिव का दोस्तों जिसका बहुत सही हिंदी अनुवाद न मिले, हम इसको देवनागरी लिपि में ही लिख सकते हैं, क्यूरेटिव याचिका। यह है पुनरावलोकन याचिका, यह है क्यूरेटिव याचिका। अब दोस्तों देखो, पुनरावलोकन याचिका का आधार क्या है संविधान में। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था 137 में ये उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। लेकिन क्यूरेटिव याचिका का प्रयोग उच्चतम न्यायालय ने अशोक रूपा हुर्रावाद में किया। ये मामला उच्चतम न्यायालय ने 2002 में प्रतिपादित किया। इसका क्यूरेटिव याचिका का कोई आधार उच्चतम संविधान में नहीं है, क्यूरेटिव याचिका का कोई आधार संविधान में नहीं है। जबकि आप देखोगे यहाँ पे पुनरावलोकन याचिका का आधार संविधान में है, तो पहला फर्क किया जाता है। दूसरी बात आप देखोगे दोस्तों कि पुनरावलोकन याचिका अगर एक 30 दिन के भीतर दायर होनी चाहिए। यद्यपि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है बच्चों, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में तो सालों बाद पुनरावलोकन याचिका स्वीकार कर ली गई, जबकि क्यूरेटिव याचिका में समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं है। दूसरी बात, पुनरावलोकन याचिका तब दायर होगी जब कहीं नया तथ्य आ जाए। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने ही दिए गए निर्णय से हम पुनरावलोकन की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं गलती हुई है। पुनरावलोकन याचिका तब दायर होती है जब कोई गलती हो गई हो, निर्णय देने में, निर्णय में किसी तथ्य या सबूत की उपेक्षा हो गई हो। जबकि क्यूरेटिव याचिका तब दी जाती है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। और अगर आपको याद होगा तो प्राकृतिक न्याय का मतलब है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। तो दोस्तों प्राकृतिक न्याय की बात तो बड़ी व्यापक है, और प्राकृतिक न्याय का मतलब है किसी को ज़्यादा दंड नहीं देना चाहिए, कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, हर व्यक्ति को सुनवाई के बाद दंड देना चाहिए। तो अपने आप में प्राकृतिक न्याय का विचार भी बड़ा ही विवादास्पद है, लेकिन पुनरावलोकन याचिका का मतलब है कि अगर एक वरिष्ठ वकील ये कहे कि मामले में कोई गड़बड़ी है,
तो वही बेंच वरिष्ठ वकील प्रमाणित कर दे, प्रमाणित करे, तो पुरानी बेंच जिसने ओरिजिनल निर्णय दिया था, पुरानी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। इसका मतलब है, पुरानी बेंच का मतलब है जिसने मूल निर्णय दिया था उसी के पास फिर मामला ले जाएगा, और वरिष्ठ वकील अगर प्रमाणित करता है तो पुरानी बेंच से कहा जाएगा भाई देखो आपने जो निर्णय दिया था उसके बाद हमारे पास ये फैक्ट है, आपने इसको नहीं देखा, ये आपने गलती कर दी, क्योंकि गलती तो मानव ही होती है। तो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों रिव्यू में सक्सेस बहुत कम मिलता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इतनी गलतियां नहीं कर सकता, बड़े आराम से निर्णय देता है, इसलिए इतना समय लगता है। ऐसा नहीं कि न्यायालय इतनी बड़ी गलती करेगा। लेकिन अब समय है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो तो आप जानते हैं इसमें यहाँ गलती की बात नहीं है, यानी निर्णय देने में कुछ गड़बड़ी हो गई। भाई किसी ने, अब देखो दोस्तों, अब किसी ने किसी को गाली दी और आजीवन कारावास दे दिया, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी को पता चला कि घूरने पर ही आजीवन कारावास सजा दे दिया, तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। और ये याद रखो, पुनरावलोकन याचिका जब फेल कर दे तब अंतिम उपाय है क्यूरेटिव। कई लोग आलोचना भी करते हैं यार उच्चतम न्यायालय अपने काम बढ़ाया जा रहा है, काम बढ़ाया जा रहा है, एक तो मामले लंबित पड़े जा रहे हैं, 60,000 वाद उच्चतम न्यायालय के सामने है, और ये लोग काम बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्यूरेटिव याचिका बड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीश प्रमाणित करें। इसमें ये याचिका तब आएगी जब 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, वकील नहीं, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रमाणित करें कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, तो इसे भी पुरानी बेंच को ही दिया जाएगा मामला, इस मामले को भी दिया जाएगा पुरानी बेंच को। तो आप देखेंगे कि आजकल उच्चतम न्यायालय ऐसा लगता है दोस्तों शक्तिमान बन गया है, बिल्कुल पठान की तरह इधर से उधर घूम रहा है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ बढ़ रही हैं, उच्चतम न्यायालय प्रभावी रूप में काम करता जा रहा है। अब अगर इसका व्याख्या करना चाहें क्या है लोकतंत्र के लिए ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, जो मानव अधिकार की जहाँ रक्षा होगी, मूल अधिकार की रक्षा होगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार से पूछो तो कहती है अरे भैया हमारे काम में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो विवाद होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय कार्य अच्छे हैं। अब इससे दोस्तों जो बात निकल कर आती है, इसी से सब जुड़ी हुई बात है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता, न्यायिक विधायन सब है क्या। अब अगली क्लास में दोस्तों इसी व्यवहारिक मुद्दों पर बात करनी है। अभी तो हमने उच्चतम न्यायालय की शक्ति देख ली, बाकी कल। धन्यवाद।